हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, एमए इंग्लिश इग्नू के एग्जाम जो है चल रहे हैं जून जुलाई सेशन वाले। एमएससी 05 का एग्जाम 1 जुलाई को होने वाला है और इस सीरीज़ में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है कवर किया है, शॉर्ट नोट्स को कवर किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस आपकी जो है तैयार की गई हैं, प्रिपेयर की गई हैं और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये इजी वे में, इजी शब्दों में जो है आपको जो है समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। ये हर एक जो जीरो लेवल के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और जो अपर लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना किससे जो रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम आई.आर. रिचर्ड के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और स्टॉक रिस्पॉन्स जो थ्योरी थी ना उसको जो है कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। आपको एग्जाम से पहले इस टॉपिक को जरूर कवर करके जो है जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं और इसको ईजी वे में, ईजी शब्दों में जो है समझने का जो है ना प्रयास करते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम जो है देखेंगे इंट्रोडक्शन को। आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड इज एन इंग्लिश क्रिटिक। ये एक इंग्लिश क्रिटिक थे, अ पोइट एंड एजुकेटर एंड एज वेल एज अ रिटोरिशियन। रिटोरिशियन का मतलब होता है अलंकारिक शास्त्री, जिनको अलंकार का जो है ज्ञान होता है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो इनको जो है ना द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से भी जो जाना जाता है। ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी थ्योरिस्ट इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली लिटरेरी थ्योरिस्ट, मतलब कि साहित्यिक सिद्धांतकार थे इंग्लिश के, इन द सेकंड एंड थर्ड डेकेड्स, ठीक है ना, दूसरे और तीसरे डेकेड्स में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, ठीक है। हिज इंपैक्ट ऑन द टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर वॉज इमेंस, ठीक है। तो इन ये ना बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना इंग्लिश लिटरेचर को जो है पढ़ाते थे, ठीक है। ही सर्व एज अ मेंटोर, इन्होंने जो है ना मेंटोर की तरह भी जो है सेवा अपनी प्रदान करी। टीचिंग टू द अदर प्रोमिनेंट क्रिटिक्स, इन्होंने जो मुख्य आलोचकों को भी जो है पढ़ाया। मोस्ट नोटेबली विलियम इम्सन एंड एफ आर लेविस और विलियम इम्सन दोनों को ही इन्होंने जो है पढ़ाया। सम क्रिटिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज राइटिंग्स। तो जो कुछ क्रिटिक्स थे ना वो इनकी राइटिंग से, इनकी रचनाओं से बहुत अधिक जो है प्रभावित थे। अब जो लाइन आ रही है ना उस पर जो है विशेष ध्यान देना। ही डेवलप्ड अ न्यू वे ऑफ रीडिंग पोएट्री। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, इन्होंने विकास किया अ न्यू वे ऑफ रीडिंग पोएट्री। पोएट्री को जो है ना नई तरीके से पढ़ने का रास्ता इन्होंने जो है ना खोजा, उसका जो है ना विकास किया। दैट लेड टू द न्यू क्रिटिसिज्म, जो है ना पोएम को जो है ना न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ जो है ना लेके गया, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड सम फॉर्म्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। और इसने जो है ना क्या किया, प्रभावित किया सम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को भी, ठीक है। इसको भी जो है ध्यान देना है। चलिए चलते हैं आगे। अब जो आइवर रिचर्ड थे ना, ये एक्चुअल में एक जो है ना लेक्चर भी थे किस स्कूल में, इंग्लिश एंड मोरल साइंस, ठीक है। लेक्चरर थे 1922 से लेकर 1929 तक, ठीक है। इन दैट पीरियड ही रोड सम ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स। तो कुछ बहुत प्रभावशाली इन्होंने किताबें लिखी। पहली है द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, इसको जो है आपको पकड़ के चलना है, इस पर जो है ना फोकस करना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना इसी के इर्द गिर्द जो है ना घूम रही है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, 1924 में जो लिखा, और क्रिटिकल क्रिटिसिज्म 1929 में। और हमें जो है बात करनी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे, सॉरी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे ही हमको जो है ना बात करनी है। आपके एग्जाम में यहीं से जो क्वेश्चन बनता है। अब एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या, ठीक है। आई.आर. रिचर्ड जो मतलब बात करेंगे, इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में ना एक वर्क जो है लिखा। तो ये वर्क एक्चुअल में है क्या, तो इन्होंने अपनी ही क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया पोएट्री को नए ढंग से पढ़ने का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी क्लास में जाके बच्चों को कुछ टेक्स्ट जो है दिए, जो कविता की जो है ना फॉर्म में थे, जिसका कोई भी टाइटल नहीं था, ऑथर का नाम नहीं था, कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है नहीं था उसका, ठीक है। कोई भी डेट नहीं थी, कोई भी टाइम नहीं था, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का जो है मतलब बच्चों को जो है ना पता ना लगे। जो पोएम्स दी गई थी, जो टेक्स्ट दिया गया था ना, वो अनफैमिलियर था, ठीक है। और उसके ऊपर बच्चों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, किस प्रकार से बच्चों ने उसको इंटरप्रिटेट जो है किया, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो हमारे आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड हैं, इन्होंने जो है ना उस रिस्पॉन्स को जो है ना नोटिस किया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स या रीडर रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है गाइस। और उसी के आधार पर इन्होंने ये बुक लिखी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। आइए इसको हम लिटरेरी फॉर्म में जो पढ़ते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। आई.ए. रिचर्ड वॉज आ सिग्निफिकेंट फिगर इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी कि साहित्यिक आलोचना के ये क्या है, एक महत्वपूर्ण जो है अंग है, ठीक है। एंड नोन स्पेशली फॉर हिज वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जो है जाने जाते हैं विशेषकर, ठीक है। इट इज़ आ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट। तो ये क्या था, एक ग्राउंड ब्रेकिंग अभूतपूर्व कार्य था, किसमें न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट में, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज अ साइंस। तो इन्होंने जो है ना साहित्यिक आलोचना को एक साइंस की तरफ, वैज्ञानिक तौर पे जो इसको पढ़ा, ठीक है ना। साइंस की कसौटी पे इन्होंने इसको जो है ना कसा, ठीक है। चलते हैं आगे। ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन हिज
इस इंग्लिश क्लासरूम। तो इन्होंने अपनी इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ किया, इंग्लिश क्लासरूम में जो है किया विद हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, हिज बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। जो इनकी किताब है ना प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये क्या है, ये है इज द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो प्रयोग किए ना अपनी कक्षा में, उसी का ही ये परिणाम है। इट वॉज वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंट, ये जो था ना बड़ा अनोखा एक्सपेरिमेंट था इन लिटरेरी फील्ड में, एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल पैडागोगी। तो ये क्या था, ये एक एक्सपेरिमेंट पैडागोगी पर जो है ना आधारित था। ही डिड इट वेरी क्लियरली, ही डिड इट वेरी केयरफुली। इन्होंने इसको जो है ना बड़े सावधानीपूर्वक किया एंड परफेक्टली, और बड़े अच्छे से जो है किया। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। ही प्रोवाइडेड सम ऑफ द पोएम्स टू हिज स्टूडेंट्स। तो इन्होंने जो है ना उपलब्ध करवाई कुछ पोएम्स अपने विद्यार्थियों को, बट देर इज अ ट्विस्ट, लेकिन कुछ इसमें कुछ जो है ट्विस्ट था। दिस पोएम्स डू नॉट हैव एनी टाइटल। ये जो पोएम इनको जो है दी गई ना, इसमें किसी भी प्रकार कोई टाइटल नहीं था। एनी ऑथर, कोई भी ऑथर का जो है नाम नहीं था। एनी नेम, कोई भी नाम नहीं था। एंड देयर वर नॉट एनी कॉन्टेक्स्ट, और किसी भी प्रकार कोई संदर्भ नहीं था जिससे कि जो है ना पता लगाया जा सके कि ये पोएम एक्चुअल में है क्या। कोई भी कॉन्टेक्चुअल नहीं था, कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। दीज वर टोटली अनफैमिलियर पोएम्स। ये क्या थी, और पूरी तरह से ना अनजान पोएम थी उनके लिए। वो फर्स्ट टाइम ऐसी पोएम को जो है ना देख रहे थे, मतलब ऐसी पोएम उनको जो है प्रोवाइड करवाई गई थी जिसको उन्होंने कभी जो है ना पढ़ा लाना जो है देखा था। ठीक है, दीज वर टोटली अनफेमिलियर पोएम्स एंड टेक्स्ट। अनफेमिलियर पोएम्स और टेक्स्ट थी फॉर देम। दिस वॉज द चैलेंजिंग टास्क फॉर स्टूडेंट्स। ये एक प्रकार का चैलेंजिंग टास्क था स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, टू फोकस ऑन द पोएम और टेक्स्ट। अब उनको जो है ना फोकस करना था किस पे, पोएम और टेक्स्ट पे जो है ना फोकस करना था। एक्चुअली इट वॉज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली में ये सब क्या था, ये ना एक उनका जो वो प्रयोग कर रहे थे ना, उसी का जो है ना एक अंग था। ठीक है, उसी के बेस पे तो उनकी जो किताब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है बनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिचर्ड वांटेड टू नोटिस, वो जो है ना नोटिस करना चाहते थे क्या, स्टूडेंट रिस्पॉन्स को। ठीक है, जो उनके विद्यार्थी थे वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, हाउ डू दे रिस्पॉन्स ऑन दीज टेक्स्ट और पोएम। ठीक है ना, वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं उस जो टेक्स्ट उनको जो दिया गया है, जो पोएम को दी गई है। नाउ इट्स स्टूडेंट टर्न। अभी स्टूडेंट्स की जो है ना बारी थी। स्टूडेंट हैड टू फोकस ऑन द टेक्स्ट और पोएम्स। अब विद्यार्थियों को उस टेक्स्ट पे और उस पोएम पे जो है ना फोकस करना था, एंड हैड टू मेक डिटेल रिमार्क्स। और उनको क्या करना था, हैड टू मेक डिटेल रिमार्क्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब उनको जो है ना रिमार्क जो है देना था, जानकारी जो है देनी थी, और इंटरप्रिटेशन जो है करना था कि एक्चुअल में ये जो पोएम जो उनको मिली है, या जो उनको कॉन्टेक्स्ट जो उनको टेक्स्ट मिला है, एक्चुअल में उसका जो है ना अर्थ क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ दोज अनफैमिलियर टेक्स्ट ऑन पोएम्स। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये सब तो उनके लिए जो है एक तरह से जो है बहुत नई चीज़ थी ना। इनफैक्ट इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, व्हेन रीडिंग अ टेक्स्ट इन अ डिफरेंट मैनर। जब ये इस तरीके से किसी पोएम को जो है पढ़ रहे थे, किसी टेक्स्ट को जो है पढ़ रहे थे। इट वॉज अ न्यू वे ऑफ रीडिंग पोइट्री विदाउट टाइटल, नेम ऑफ ऑथर, डेट, टाइम, आइडिया एंड एनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये ऐसा पहली बार था जब वो किसी पोएम को इस तरीके से पढ़ रहे थे जिसमें किसी प्रकार का जो है टाइटल नहीं था, ऑथर का जो है नाम नहीं था, डेट नहीं थी, टाइम नहीं था, आइडिया नहीं था, कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है नहीं था। न्यू क्रिटिसिज्म भी जो है ना इस ऐसी ही चीज़ को कहते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म इज अ क्रिटिकल मूवमेंट। ये क्या था, एक क्रिटिकल मूवमेंट था। ठीक है ना, एक क्रिटिकल आंदोलन था डेट प्रोपागेट्स, जो क्या करता है, प्रसारित करता है। ठीक है ना, न्यू क्रिटिसिज्म क्या था, वो भी यही चीज़ था जो इसमें जो ऊपर बताई गई बात है ना, वही चीज़ थी। ये क्रिटिकल मूवमेंट था डेट प्रोपोगेट्स द आइडिया, जो इस आइडिया को जो फैलाता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। इसको जो है ध्यान रखना, आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट जो है ना आर्टिस्ट के जो लिए है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, इन फोकसिंग ऑन टेक्स्ट इटसेल्फ। इसमें क्या होता है ना, इसमें टेक्स्ट के ऊपर ही फोकस किया जाता है। मतलब ये मैटर नहीं करता ये टेक्स्ट किसने लिखा है, किस समय पे लिखा गया है, किस कालखंड में लिखा हुआ, ये सब चीज़ें जो है ना मैटर नहीं करती। ठीक है, इग्नोर्स द ऑथर, कौन इसका ऑथर है, किसने लिखा है, कौन पढ़ेगा, और सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये चीज़ जो है मैटर नहीं करती। आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है ना, कलाकारों के लिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट रीड टेक्स्ट और पोएम्स एंड डेवलप देयर क्लोज रीडिंग स्किल। ठीक है, अब जब स्टूडेंट्स को जब वो टेक्स्ट और पोएम्स मिली ना, तो उनको क्या करना पड़ा, उनको फोकस करके जो है ना रीड आउट करना पड़ा, पढ़ना पड़ा। इसी को कहते हैं क्लोज रीडिंग स्किल। और जब उन्होंने फोकस करके पढ़ा ना, तो इससे क्या हुआ, इट इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रीडर्स एनालिटिक पावर। इसी को ना रीडर्स एनालिटिक पावर जो है कहते हैं, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग। मतलब जो रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, अगर इस हिसाब से वो पढ़ते हैं, इस प्रकार से उनको जो जोड़ देकर पढ़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, इंक्रीज होती है एनालिटिक पावर। ठीक है, उनकी विश्लेषण करने की क्षमता जो है बढ़ती है। क्या विश्लेषण करने की क्षमता उनकी जो है बढ़ती है। ठीक है, व्हेन दे हैड टू रीड दोज टेक्स्ट एंड पोएम्स विदाउट देयर टाइटल्स, नेम ऑफ ऑथर्स, कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, सो दे हैड टू फोकस मोर एंड केयरफुली। जब उनको बिना नाम के, बिना जो पोएम मिली उसका कोई टाइटल ही नहीं था, उसका कोई ऑथर ही नहीं था, उसका कोई संदर्भ ही नहीं था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो क्या करना पड़ा, तो जो रीडर्स थे ना, उनको बड़े ही ध्यान से फोकस करके जो है चीज़ों को पढ़ना पड़ा, बड़े ही ध्यान से जो है पढ़ना पड़ा। दोज टेक्स्ट एंड पोएम्स दे हैव हैड टू डिपेंड ऑन क्लोज रीडिंग। अब क्या हुआ, अब भैया उनको जो है ना वो क्लोज रीडिंग कर रहे थे एकदम, मतलब चीज़ों को एकदम जो है ना बारीकी से पढ़ रहे थे, वर्ड टू वर्ड रीडिंग, एकदम वर्ड टू वर्ड जो रीडिंग कर रहे थे, उसको समझने का जो है ना प्रयास कर रहे थे, यानी कि एकदम फोकस होकर वो चीज़ों को पढ़ रहे थे। आर रीडर कंसिडर्ड ओनली टेक्स्ट, जो रीडर थे ना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्स्ट को जो है कंसिडर किया। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मलिज्म। ठीक है, फोकस ऑन मोड्स, किस मोड्स में जो है इसको लिखा हुआ है, जेनरा में लिखा हुआ है, डिस्कोर्स क्या है, फॉर्म्स क्या है, और उसकी जो है ना ग्रामर क्या है, इस चीज़ पे उनको जो है फोकस करना पड़ा, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म्स पे ही। ठीक है ना, टेक्स्ट पे फोकस करना पड़ा, किस मोड में जो है लिखा गया है, उसका जेनरा क्या है, डिस्कोर्स क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या है, और उसकी जो है ना ग्रामर क्या है, इस चीज़ पे जो है फोकस करना पड़ा उनको जो है ज़्यादा। तो गाइस ये था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की एक छोटी सी जो है ना डेफिनेशन है, इसको भी जो है देख लीजिए आप। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज अ मेथड ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। ये क्या है, एक साहित्यिक
एनालिसिस है साहित्य को जांचना, डेट फोकस ऑन क्लोज रीडिंग टेक्स्ट, जो क्या करता है ना, फोकस कर देता है ना क्लोज रीडिंग टेक्स्ट पे, स्पेशली पोएम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक ऑथर, डेट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये सब चीज़ें आपने जो है पढ़ी है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, इट एनालाइसिस द रीडर्स रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, रीडर की रिस्पॉन्स, रीडर की प्रतिक्रिया को जो है नोटिस करता है, टेक्स्ट इटसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज फंक्शंस टू क्रिएट मीनिंग। और ये जो है ना समझने का जो प्रयास करता है कि जो एक लैंग्वेज होती है ना वो किस प्रकार से काम करती है और वो किस प्रकार से किसी भी अर्थ को जो है ना बनाती है, क्रिएट करती है। अब आपने पोएम में देखा होगा ना, पोएम जो है 4 लाइन की होती है लेकिन उसका अर्थ जो है 100 लाइन का होता है, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के थ्रू ये समझने का प्रयास किया गया, अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज फंक्शंस, की मतलब जो लैंग्वेज है ना किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से वो जो है ना क्रिएट मीनिंग, अर्थ जो है बनाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज रीडिंग, पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है क्लोज रीडिंग। दूसरा पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्लोज रीडिंग क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ड्स ऑन द पेज। तो पेज के ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं ना उसको जो है पढ़ना, फोकसिंग ऑन देयर लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रिजेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, रिजेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसको जो एक्चुअली बोलेंगे रिजेक्शन कर लेना यहाँ पे। रिचर्ड्स इंटेंसली रिमूव्ड, तो उसने इरादतन क्या किया, रिमूव्ड कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जो है हटा दिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, लाइक ऑथर्स आइडेंटिटी, ऑथर के बारे में नहीं दिया, द हिस्टोरिकल पीरियड भी नहीं दिया, पोएम्स सोशल बैकग्राउंड की मतलब किस समय पे ये जो है पोएम लिखी गई थी, क्या हालात थे उस समय पे, इस चीज़ को भी उन्होंने जो है छुपा दिया। टू सी हाउ रीडर्स वुड रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट इन आइसोलेशन, और वो किस प्रकार से ना वो जो उनको पोएम जो है दी गई है ना वो किस प्रकार से उस पर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पर जो ध्यान देना, रीडर रिस्पॉन्स, ठीक है। रिचर्ड आइडेंटिफाइड सम कॉमन मिस्टेक, तो उन्होंने क्या किया, कुछ कॉमन मिस्टेक को जो है ना आइडेंटिफाई किया, किसने, IR रिचर्ड ने, ठीक है ना। आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड ने कुछ चीज़ों को जो है ना नोटिस किया, कॉमन मिस्टेक को, इन रीडिंग विच इज डन बाय रीडर, जो पाठकों के द्वारा जो है की गई थी। अब देखिए यहाँ पे स्टोक रिस्पॉन्सेस। अब स्टोक रिस्पॉन्सेस क्या होता है, इट इज प्री पैकेज्ड फॉर्मुलिक रिएक्शन टू द पोएम, ठीक है ना। स्टोक रिस्पॉन्सेस मतलब पढ़ते समय जो पाठकों के द्वारा जो गलती की गई होगी ना उसको, इसमें क्या होता है ना, कॉमन बिलीफ हो गए, ठीक है, जिसके बारे में जैसे कि आपको यदि कोई पोएम मिलती है, सपोज करो MEG 7 का एग्जाम आपके इसके बाद ही है 3 तारीख को, ठीक है, और आपको जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें 4 पोएम करनी है और आप पोएम पढ़ के ही नहीं गए, तो आप क्या करोगे, आपका जो प्री प्लान जो आप चीज़ें सोचते हो ना उसी के आधार पे आप जो है ना पोएम को लिख के आओगे। आपको राइटर नहीं पता, आपको टाइटल जो है नहीं पता, ठीक है, और आपको वर्ड्स के आधार पे ना उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप करोगे वर्ड टू वर्ड उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, तो वो ही क्लोज रीडिंग स्किल जो है कहलाएगी, ठीक है। तो उसमें एक्चुअल में होगा क्या, तो जिन चीज़ों से आप पहले से प्रभावित है ना वही चीज़ें आप जो है लिख के आओगे, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने जो है देखी होगी, समाज में जो है देख रहे होगे, कहीं पे जो है कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, उसी आधार पे जो उसको लिख के आओगे, ठीक है। उसका एक्चुअल मीनिंग, उसका जो डीप मीनिंग को जो है ना आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है एक प्रकार से जो हमारा कॉमन ओपिनियन होता है, कॉमन ओपिनियन, ठीक है। पर्सनल बाइस चीज़ जो होती है, फैमिलियर इंटेंशन जो होते हैं, वही सब चीज़ें हम जो लिख के आते हैं जो समाज में जो चल रही होती है, इसी को हम कहते हैं स्टोक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। इसको हम अभी आगे कवर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सेंटिमेंटल्स, ठीक है, रिलायंस ऑन प्री कंसीव्ड आइडियाज, ठीक है, सेंटिमेंटल रिस्पॉन्सेस, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम्स पर्पस, ठीक है। तो और पोएम के पर्पस को, एक्चुअल एम को जो हम लोग जो है समझ नहीं पाते। तो यार ये जो पॉइंट्स है इसको जो है आप लोग जरूर से जो है याद रखना है, इन सब पॉइंट्स को, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की हमने एक डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी, अब एक थोड़ा सा ना इसको और खुल के पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज अ मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी रीड एंड इंटरप्रिटेट लिटरेरी टेक्स्ट, कि हम किस प्रकार से जो साहित्य होता है ना उसको किस प्रकार से हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से उसका हम अर्थ निकालते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। एंड हाउ वी कैन इंप्रूव अवर एबिलिटी, और हम किस प्रकार से इसको जो है ना और ज़्यादा सुधार सकते हैं अपनी इस योग्यता को, टू इंगेज विद देम क्रिटिकली एंड इफेक्टिवली। हमें क्या करना चाहिए, हमें इंगेज रहना चाहिए विद देम, ठीक है ना। जो टेक्स्ट है, जो हमको टेक्स्ट मिली है, पोएम मिली है, उसके साथ हमको इंगेज रहना है विद क्रिटिकली, आलोचनात्मक रूप से भी और इफेक्टिवली, बहुत प्रभावशाली ढंग से भी, बहुत ध्यान से उसको जो समझने का प्रयास करना चाहिए। I.A. रिचर्ड आइडेंटिफाइड स्टोक रिस्पॉन्सेज, जो I.A. रिचर्ड थे ना उन्होंने कुछ स्टोक रिस्पॉन्सेज को जो है ना कवर किया, जो स्टोक रिस्पॉन्सेज थे उसको जो है कवर किया एज अ मेजर प्रॉब्लम टू बेटर अंडरस्टैंड द पोइट्री, ठीक है ना। अब पोइट्री को समझने में ना कुछ मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, उसी को हम कहते हैं स्टोक रिस्पॉन्सेज। अब ये एक्चुअल में स्टोक रिस्पॉन्सेज है क्या, आ स्टोक रिस्पॉन्स इज प्री पैक्ड फॉर्मुलिक रिएक्शन टू अ पोएम, तो यानी प्री पैकेज्ड फॉर्मुलिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम जो ना मतलब पहले से हमने सोच रखा है, ठीक है ना, टू अ पोएम बेस्ड ऑन कॉमन ओपिनियन, ठीक है। वो किस पे होगा, कॉमन, हमारा जो भी कॉमन ओपिनियन होता है, पर्सनल बायस जो हमारी थिंकिंग होती है, फैमिलियर इंटरप्रिटेशन जो होते हैं, रेदर देन इंगेजिंग विद द यूनिक क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट इटसेल्फ, ठीक है ना। हम जो क्या करते हैं, हम पोएम से जो है जुड़ते ही नहीं है, पोएम के टेक्स्ट को हम लोग जो है देखते नहीं है, यूनिक क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट इटसेल्फ, ठीक है। चलते हैं आगे। रिचर्ड्स गोल वॉज टू मूव रीडर अवे फ्रॉम स्टोक रिस्पॉन्सेस, जो रिचर्ड थे ना वो उनका गोल था, उनका जो लक्ष्य क्या था कि जो पाठक है ना उनको दूर लेके जाना, किससे, स्टोक रिस्पॉन्सेस से जो है दूर लेके जाना, टूवर्ड्स आ मोर डायरेक्ट एंगेजमेंट विद टेक्स्ट, ठीक है ना। कहाँ लेके जाना, टूवर्ड्स मोर डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट है ना, जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट आपको मिला है ना, उसके साथ ना आप डायरेक्ट एंगेजमेंट करें, उस पर जो है ध्यान दें, उस पर जो है फोकस करें, ठीक है। उसके साथ जो है लगे रहें, ध्यान दें उस चीज़ को, और वर्ड टू वर्ड को समझने का जो है ना प्रयास करें।
एनकरेजिंग देम टू एनालाइज द पोएम, और वो क्या करते हैं, रीडर्स को जो है ना एनकरेज करते हैं टू एनालाइज द पोएम्स लैंग्वेज, पोएम की लैंग्वेज को जो है ना समझे, उसकी इमेजनरी को जो है समझे, इमोशनल इफेक्ट को जो है समझे ऑन इट्स ओन टर्म, ठीक है ना, और उसके टर्म को जो है समझे। ही बिलीव डेट बाय फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है, ही बिलीव डेट, वो विश्वास करते हैं डेट बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन द पोएम, जब हम पोएम की विशेष बातों पर जो ध्यान देंगे, रीडर्स को टू डेवलप अ मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मीनिंग एंड वैल्यू, तो जो रीडर होगा, जो पाठक होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से ना पोएम की मीनिंग को और उसके महत्व को जो है समझ पाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे द प्लेन सेंस ऑफ पोएट्री। अब देखिए यहाँ पे द प्लेन सेंस ऑफ पोएट्री क्या है, आई ए रिचर्ड आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द प्लेन सेंस। तो मतलब जो स्टोक रिस्पॉन्स थ्योरी हमने पढ़ी ना, उसमें जो आई आर रिचर्ड है, उन्होंने ना कुछ चीज़ों को जो है पहचाना, जो मुश्किल कर रहे थे पोएम को जो है पहचानने में, ठीक है ना, तो वो चीज़ें क्या थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑफ पोएट्री प्लेन सेंस, मतलब जो रीडर्स होते हैं ना, वो पोएट्री के ना प्लेन सेंस को भी जो है नहीं समझ पाते। मैनी रीडर्स इवन दोज हु कंसिडर्ड एवरेज और गुड रीडर्स, तो जो बहुत सारे रीडर है ना, जो अपने आप को अच्छा मतलब ठीक ठाक पाठक या बहुत अच्छा पाठक समझते हैं, वो लोग भी जो क्या हो गए, फेल हो गए टू गेट द प्लेन सेंस ऑफ पोएट्री, पोएट्री के प्लेन सेंस को, मतलब साधारण अर्थ को जो समझने में, विच इज द बेसिक लिटरल मीनिंग, जो बहुत ही बेसिक सी बात थी, लिटरल मीनिंग ऑफ पोएम, यानी पोएम का शाब्दिक अर्थ भी जो है वो नहीं समझ पाए। मैनी रीडर्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएम इज एक्चुअली सेइंग, मतलब बहुत सारे रीडर इस चीज़ में ही स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे थे कि एक्चुअल में पोएम का एक्चुअल में जो है ना मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, इट इज़ बिकॉज रीडर डिपेंड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव, ऐसा इसलिए होता है कि रीडर किस पे पहले से जो है बिलीव कर रहा है अबाउट अ टॉपिक, रेदर देन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक पोएम रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो वो क्या करते हैं, वो पोएम के ऊपर फोकस नहीं करते, पोएम की स्पेसिफिक बातों के ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक है। वो क्या सोचते हैं, वो डिपेंड है, वो किस पे निर्भर है, व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव अबाउट द टॉपिक, व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव अबाउट द टॉपिक, ठीक है, इस चीज़ पे। अब देखिए आगे, रीडर डू नॉट फोकस ऑन पोएम्स यूनिक लैंग्वेज, जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, वो पोएम की यूनिक अनोखी भाषा पे जो ध्यान नहीं देते, इमेजिनरी पे ध्यान नहीं देते, उसके टोन पे जो है ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, दे अप्लाई इंस्टेड ऑफ दे अप्लाई जनरल प्री फॉर्म्ड आइडियाज़, तो जो पहले से सोचे हुए आइडिया होते हैं ना, उसी पे जो है ध्यान देते हैं, ठीक है। रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स माइट बी डिफरेंट टू पोएम्स एक्चुअल कंटेंट, तो जो रीडर होता है ना, उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, वो क्या हो सकता है, वो पोएम के एक्चुअल कंटेंट से जो है अलग हो सकता है। भाई किसी को रोमांटिक पोएम जो है पसंद आती है, ठीक है, किसी को जो है जो बोल्डनेस पोएम होती है, हीरोइक पोएम होती है, वैसी पोएम जो है पसंद आती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पे देखिए द रीडर हैज़ हिज ओन बिलीव्स एंड रिचुअल्स, जो एक रीडर होता है ना, उसके अपने जो है ना विश्वास होते हैं, उसकी अपनी जो है ना संस्कृति होती है, डेट कैन इंटरफेयर टू अंडरस्टैंड पोएम, जो पोएम को समझने में जो है क्या करती है, बैरियर बनती है। दिस इज बिकॉज प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स, इसलिए क्योंकि जो कुछ चीज़ों पे ना पहले से ना बिलीव करता है, इसीलिए जब भी आप किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो पोएम के शब्दों पे जो है ध्यान दीजिए, क्लोज रीडिंग स्किल का जो है यूज़ करिए, ठीक है। चलते हैं आगे गाइस, यहाँ पे देखिए रीडर्स माइट जज अ पोएम बेस्ड ऑन प्री कंसीव्ड नोशंस, ठीक है ना, तो पहले से विचार उनके जो है दिमाग में आ गई है, पहले से कोई विचारधारा उनके दिमाग में जो है बन गई है ना, उसी के आधार पे भी वो पोएम को जो है जज करने लग जाते हैं, और व्हाट पोएट्री शुड बी रेदर देन द पोएम्स इंडिविजुअल मेरिट, ठीक है ना, उसको व्यक्तिगत रूप से जो है जज करने की बजाय जो है। अब देखिए यहाँ पे जनरल थ्योरीज अबाउट पोइट्री कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड पोइट्री, जनरल थ्योरीज, जो कुछ जनरल थ्योरीज होती हैं पोएम के बारे में, वो क्या करती है, वो भी प्रॉब्लम करती है पोएम को समझने में, ठीक है, बिकॉज रीडर्स हैव सम एक्सपेक्टेशन, तो रीडर्स की भी, जो पाठक होते हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ आशाएं होती हैं अबाउट इट्स नेचर, उसके नेचर से एंड वैल्यू से, उसके नेचर एंड वैल्यू से, ठीक है। जैसे कि यदि अब आप ही लोग हैं जो लोग अब MA सेकंड ईयर में होंगे और इंग्लिश उनका सब्जेक्ट है, तो उनको 80 लाइन की जो है पोएम पढ़नी पड़ रही है, ठीक है, एक एक किताब जो है पोएम की जो है लिखी हुई है, अब उस पोएम को कैसे पढ़ेंगे, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरल थ्योरीज होती है ना, आपको कहता है यार 80 लाइन की पोएम में कौन पढ़ेगा, कोई कहता है 100 लाइन की पोएम में कौन पढ़ेगा, 60 लाइन की पोएम में कौन पढ़ेगा, है ना, कौन इतना जो है ध्यान रखेगा, तो कुछ जनरल थ्योरीज होती हैं जो चीज़ों को समझने से जो है रोकती हैं। तो ये जो भी हमने जो है बातें करी ना, इसको हमने अपने पॉइंट्स में जो है कवर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टोक रिस्पॉन्सेज में, सेंटिमेंटलिटी में, ठीक है, रिलायंस ऑन प्री कंसीव्ड आइडियाज, जो पहले से आइडियाज है ना उसी के ऊपर जो है भरोसा करते हैं, सेंटिमेंटल रिस्पॉन्स पे, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम पर्पस, ठीक है। आई होप गाइस आपको IR रिचर्ड का ये क्लास, ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, और आपको ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो है मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।